भारत में हर महीने कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आज हम उसी डिजिटल क्रांति की कहानी समझेंगे, लेकिन शुरुआत कहानी के अंत से करेंगे, उसके सबसे चौंकाने वाले नतीजे से। तो वो चौंकाने वाला नतीजा क्या है? वो है ये नंबर 19 अरब। जी हां, भारत में हर महीने 19 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ये 19 अरब सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें से लगभग आधे अकेले भारत में होते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया का करीब करीब 49%। तो आखिर ये है क्या? इसे कहते हैं यूपीआई पेमेंट की सुनामी। अब सवाल ये उठता है कि भाई 2016 में शुरू हुआ एक सिस्टम आज दुनिया भर के फाइनेंस पर ऐसे कैसे छा गया? और इसका जवाब किसी एक ऐप में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इसी कैसे का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए हमें इसकी डिजिटल नींव को समझना होगा। ये पूरी नींव टिकी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई पर। अब ये डीपीआई क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार सड़कें बनाती है जिस पर कोई भी गाड़ी चला सकता है, वैसे ही डीपीआई डिजिटल सड़कें हैं, एक खुला साझा सिस्टम जिस पर देश अपने नागरिकों के लिए नई नई सर्विसेज बना सकता है। भारत के इसी डीपीआई को एक खास नाम दिया गया है, इंडिया स्टैक। अब इसमें ना 3 लेयर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली लेयर है पहचान की, यानी आधार, जो हर किसी को एक डिजिटल पहचान देती है। दूसरी लेयर है पेमेंट्स की, जो है यूपीआई, ये उसी पहचान से जुड़ जाता है। और तीसरी लेयर है डेटा एक्सचेंज की, जिससे सही परमिशन के साथ जानकारी को सेफली शेयर किया जा सकता है। और हां, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो 1970 के दशक में एनआईसीटी नेट के लॉन्च से शुरू होती हैं। फिर 2000 के दशक में आधार बना और 2015 के बाद डिजिटल इंडिया मिशन ने इसे वो रफ्तार दी जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी क्रांति को असल आग मिली सस्ते डेटा से। सोचकर देखिए, 2014 में 1 जीबी डेटा के लिए करीब 308 रुपए लगते थे और 2022 तक वही डेटा सिर्फ 9 रुपए 34 पैसे का हो गया। इसी वजह से करोड़ों लोगों की पहुंच इंटरनेट तक हो पाई। तो इस डिजिटल बुनियाद का असर सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं रहा, इसने तो पूरे समाज की तस्वीर ही बदल दी। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लगभग 80 करोड़ यूनिक डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स बनाए गए हैं। मतलब करोड़ों लोगों की मेडिकल हिस्ट्री अब डिजिटली मौजूद है। अब बात करते हैं शिक्षा की। यहां दीक्षा प्लेटफॉर्म एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है और सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी 70% पहुंच गांव में है। इसने शहर और गांव के बीच की पढ़ाई की खाई को पाटने में बड़ी मदद की है। खेती किसानी पर भी इसका सीधा और ठोस असर हुआ है। FICC की एक रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल और सटीक तरीकों का इस्तेमाल करके भारतीय किसानों ने खाद और पानी के खर्च पर हर एकड़ में 4 से 6 हजार रुपए तक बचाए हैं। और बात करें लॉजिस्टिक्स की, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, तो यहाँ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसे यूलिप कहते हैं, उसने कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 80% तक का सुधार किया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये तो हुए देश के अंदर के बदलाव। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, 2022-23 में भारत की डिजिटल इकोनॉमी देश के जीडीपी का 11.74% हिस्सा थी। अगर इसे रुपयों में देखें तो ये 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम बनती है। अच्छा, अब जो बात यूपीआई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है वो है इसका मॉडल। देखिए, ब्राजील का पिक्स या चीन का एलीपे, ये या तो सरकार के कंट्रोल में है या फिर किसी एक प्राइवेट कंपनी के। लेकिन यूपीआई एक ओपन इंटरऑपरेबल मॉडल है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये किसी एक की जागीर नहीं है। ये एक खुला मैदान है जहां कोई भी आकर अपना ऐप या सर्विस बना सकता है। इसी वजह से हमें इतना कंपटीशन और इनोवेशन देखने को मिलता है। और अब भारत अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। इसे एक नया नाम दिया जा रहा है, फिनटेक डिप्लोमेसी। भारत ने पेरू, इथियोपिया और नामीबिया जैसे 23 देशों के साथ अपने इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए समझौते भी किए हैं। लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ जरूरी सवाल हैं। तो चलिए अब अगले डिजिटल मोर्चे पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या ये डिजिटल कनेक्शन वाकई सबके लिए बराबर है?
आंकड़े देखें तो शहरों में 91.6% और गांवों में 83.3% घरों तक इंटरनेट की पहुंच है। यह फासला बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन असली रुकावट सिर्फ कनेक्शन की नहीं बल्कि डिजिटल रेडीनेस की है। मतलब क्या लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? और इसी में एक और बड़ी खाई दिखती है, जेंडर की। जहां 51% पुरुषों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 33% रह जाता है। अब जाहिर है, जब इतना डेटा है तो प्राइवेसी की चिंता भी होगी। इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट लेकर आई। ये एक सहमति केंद्रित कानून है, मतलब आपकी सहमति के बिना आपका डेटा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन का दौर आ रहा है, क्या भारत की ये डिजिटल क्रांति सिर्फ लेन-देन और सेवाओं तक ही सीमित रहेगी, या ये वाकई में सबके लिए अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां और आजीविका के मौके बना पाएगी? ये सवाल आने वाले कल का सबसे बड़ा सवाल है।